नमस्कार, मैं पल्लवी छिलावड़ा, आपकी वास्तु फेंगशुई कंसल्टेंट। वास्तु फेंगशुई के एक नए लाइव शो में आप सभी का दिल से स्वागत है। वैसे आज जो हमारा सब्जेक्ट है उसको शुरू करने से पहले मैं वो तमाम लोगों को श्रद्धांजलि देना चाहूँगी जो अभी अभी हमने न्यूज़ में सुना है कि एयर इंडिया की फ़्लाइट की वजह से, अकस्मात की वजह से कुछ लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और काफ़ी सारे लोगों ने अपने प्रियजन और अपने स्वजन को इस हादसे के अंदर खोया है। तो उन सभी को हमारी वास्तु फेंगशुई रिसर्च इंस्टीट्यूट टीम और मेरी ओर से श्रद्धांजलि। और हम ये कोशिश हमेशा लगातार करते हैं कि अलग अलग साल के बदलने के साथ जीवन में किस तरह के अच्छे और बुरे प्रभाव हो सकते हैं, उसके बारे में हम साल की शुरुआत में इस प्रोग्राम के माध्यम से डिस्कशन करते हैं। टीवी एशिया के माध्यम से, लाइव शो के माध्यम से मैं लगातार आपको अलग अलग तरह की बातें समझाती हूँ। हर कोई एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र, अलग अलग तरह के जो भी सब्जेक्ट है उसके माध्यम से ये बात लगातार कह रहा है कि 2024 और 2025 का जो साल है वो बहुत भारी साल है। बहुत सारे ग्रहों की प्लेनेटरी मूवमेंट के हिसाब से पोजीशन चेंज हो रही है, जिसकी वजह से दुनिया के अलग अलग कॉर्नर में इस तरह के हादसे होते हैं। बहुत सारे लोगों को कई बार नुकसान हो रहा है फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज। काफ़ी अलग अलग तरह के लोग जिसके घर में हेल्थी फैमिली थी, अच्छा खासा चल रहे थे, उनको अचानक से सीरियस बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जहाँ पे जान माल का नुकसान होता है, जहाँ पे कोई हम अपने स्वजन को लॉस्ट कर देते हैं या हम हमेशा के लिए उसको अलविदा कर देते हैं, वो एक ही नुकसान ऐसा है जिसकी रिकवरी और भरपाई नहीं हो सकती। उसके अलावा तमाम चीज़ें हैं, जैसे अगर आपको 2024 और 25 में फाइनेंशियल लॉस हुआ है, साल के बदलने के साथ 2026 में आप रिकवर कर सकते हो। कोई हेल्थ इशू है और आप स्ट्रगल करते हो तो वास्तुशास्त्र, एस्ट्रोलॉजी, मेडिकल साइंस सबकी हेल्प लेके आप ये साल का जो वास्तु दोष है उसको फिक्स करके आप वहाँ पे अपना उपाय कर सकते हो या उसमें भी आप अपनी रिकवरी कर सकते हो। जैसे तैसे समय बदलता है, आप वापस रिकवरी कर सकते हो। लेकिन जो ऐसा हादसा हो जाता है जो अनएक्सपेक्टेड है, जो मरने वाले लोगों के, मृतक लोगों का जो लिस्ट हमने सुना, हमने देखा कि काफ़ी ऐसी परिवार और फैमिली थी जो पूरा परिवार एक साथ उस प्लेन में था। काफ़ी ऐसे भी लोग हैं जो अपनी फैमिली मेम्बर को मिलने के लिए जा रहे थे। तो इस तरह के जो हादसे होते हैं वो आदमी के दिलो दिमाग पे एक बहुत बुरा इंप्रेशन छोड़ देते हैं। लेकिन आप और मैंने सिर्फ न्यूज़ में सुना है, लेकिन ऐसे लोग जिनके साथ इस हादसे की वजह से लाइफ टाइम ये नुकसान या लॉस्ट हो चुका है, उनको इसमें से उभर के निकलते हुए बहुत वक्त लग जाएगा। मैंने आज ये जो विषय सिलेक्ट किया है उसके पीछे कुछ वजह है। 2025 का पूरा साल, वैसे 2024 और 25 के पूरे साल वास्तु के हिसाब से सही नहीं है, लेकिन 2025 के जो साल में बहुत सारे उतार चढ़ाव है, बहुत बड़े बड़े प्लेनेटरी मूवमेंट के हिसाब से, जिसको आप राहु, केतु, शनि के नाम से जानते हो, ये तमाम चीज़ें जो दिशाओं के माध्यम से साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, गुरु, जुपिटर, ये तमाम चीज़ें जो है वो दिशाओं के माध्यम से 2025 में पॉजिटिव रोल नहीं कर रही है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि जब कोई एक साल आता है और उसमें एक से ज़्यादा दिशाएं जो होती है वो अगर नुकसान करते हैं तो उसको बोलते हैं वी नेगेटिव एनर्जी। वी नेगेटिव एनर्जी का मतलब होता है 3-4 डायरेक्शन मिलके आपको नुकसान कर रही है। हमेशा हर साल जब बदलता है तो एक या मैक्सिमम 2 डायरेक्शन नेगेटिव हो सकती है, लेकिन 2025 में बहुत सारे डायरेक्शन के अंदर पूरे साल के दौरान फ्लक्चुएट, उतार चढ़ाव नुकसान की चीज़ें दिखाई देती है। कोई भी डायरेक्शन एक जैसा रोल नहीं कर रही है। कभी शुरुआत के साल में ईस्ट अच्छा है तो फिर कुछ साल के बाद वो अपना इफेक्ट करना बंद कर देता है। शुरुआत के मिडल ऑफ द ईयर लाइक फरवरी मार्च के बाद साउथ वेस्ट अच्छा है, फिर जाके वो मई अप्रैल के बाद वो काम करना बंद कर देता है। तो पूरे साल के दौरान कोई भी डायरेक्शन एक जैसी पॉजिटिव साउंड नहीं हो रही, एक जैसी पॉजिटिव इफेक्ट नहीं दे रही है। बहुत सारे डायरेक्शन के अंदर उतार चढ़ाव इस साल दिखाई देते हैं, जिससे ये साल को कहते हैं कि वी नेगेटिव एनर्जी सारे डायरेक्शन मिलके बहुत सारा ऊपर नीचे कर रही है। अगर आप सबको याद हो
तो मैंने साल की शुरुआत में कहा था कि 2025 में 100% काफ़ी लोगों को 60% लोगों को नुकसान होता है, 80% को होता है, लेकिन 2025 में हर एक को अलग अलग एंगल से कुछ ना कुछ हद तक नुकसान होगा, जिसको अगर हम लकी मानते हैं कि आदमी 2025 में बच गया या उसको इतना नुकसान नहीं हुआ, तो वो लकी पर्सन जिसको आप कहते हो उसको भी कुछ हद तक नुकसान दिखाई देगा। हमारे कुछ व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं यहाँ पे देख रही हूँ। मैं आपके सवालों के जवाब भी देने वाली हूँ। हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन आंसर का सिलसिला शुरू किया था, लेकिन जो ये अकस्मात का आज का हमारा विषय है वो समझना इसलिए ज़रूरी है। दो बातें आपको समझनी चाहिए। कई बार आपने अपने लाइफ में सुना होगा कि एक प्लेन क्रैश हो गया, सारे लोग सही सलामत थे और किसी एक व्यक्ति की डेथ हो गई ऑन द स्पॉट। कई बार आप ऐसा सुनते हो कि एक कार में बहुत सारे लोग जा रहे थे, सभी लोगों को थोड़ी बहुत खरोच आई या कई बार कुछ भी नहीं हुआ, और कोई एक व्यक्ति को इतना ज़्यादा नुकसान हो गया कि वो वहाँ पे उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। अकस्मात का वास्तु क्या है? अकस्मात क्यों होते हैं? अकस्मात में जब एक से ज़्यादा लोगों की डेथ हो जाती है तो उसके पीछे एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, वास्तु के हिसाब से क्या कैलकुलेशन काम करते हैं, आप उसका बचाव कैसे कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मैं तमाम लोगों को एक सिंपल टिप्स देना चाहूँगी, या मैं टिप्स तो मैं बाद में दे रही हूँ, लेकिन मैं एक आपके साथ एक अपना वास्तु का जो कैलकुलेशन है वो शेयर करना चाहूँगी। 2025 का कैलकुलेशन जो वर्स्ट है, 24 मई से लेकर 30 दिसंबर तक बहुत बुरा है, बहुत ध्यान रखना है। उसमें भी 24 मई से लेकर, जो कि मई चला गया तो हम ऑलरेडी उस पीरियड में आ चुके हैं, 24 मई से लेकर 30 अगस्त तक या नवंबर तक अलग अलग तरह की पर्सनालिटी के लोगों को अपने डायरेक्शन चार्ट के अनुसार फिलहाल अकस्मात की वजह से नुकसान होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आम तौर पे आप और मैं सभी जब हम ड्राइव करते हैं, अपने बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं, हमारी गाड़ियों में बहुत सारे फीचर्स हैं, हम फ़ोन में बात करते हुए जाते हैं, कई बार तो लोग टेक्सटिंग, यंगस्टर तो टेक्सटिंग भी देख लेते हैं, फेसबुक भी करते हैं। मेरे क्लाइंट का बेटा था, वो नेटफ्लिक्स का मूवी चालू करके, मतलब मूवी सुनते हुए जाता था और वो सिर्फ जैसे देख लेता था। एक मेरे अटलांटा में क्लाइंट है जिनको इतनी बार वार्निंग मिली है, उसके बावजूद भी वो कई बार अपने शौक के लिए, अपने शो ऑफ के लिए ड्रिंक कर देते हैं, जो बिल्कुल गलत है, करना ही नहीं चाहिए, लेकिन वो कर लेते हैं। मैं ऐसे तमाम लोगों को ये कहना चाहूँगी कि अभी तक आप अपने कॉन्फिडेंस से, अपने सेल्फ ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन ड्राइविंग के हैं उसको फॉलो नहीं करते थे, उस बात को ये टाइम फ्रेम में इग्नोर कर दो। बहुत ही सिंसियरली, बहुत ही डेडिकेटेडली रोड पे वॉच करते हुए कार ड्राइविंग करते हो तो अपना ध्यान रखो। अगर आप ट्रेन में ड्राइव कर रहे हो, अगर आप फ्लाइट में ड्राइव कर रहे हो, और अगर आप बस में, ट्रैवलिंग में, टूर, किसी भी तरह से व्हीकल से ड्राइव कर रहे हो, तो उन लोगों को वास्तु के हिसाब से अपने घर का साउथ ईस्ट कॉर्नर पहले देखना है, अपने घर का वेस्ट कॉर्नर पहले देखना है, फिर घर के बाहर जाना है और अपने साथ कुछ छोटी छोटी वास्तु के टिप्स को रखना है अगर आप बाहर ट्रैवल करते हो तो। 24 मई से 30 नवंबर, 24 मई से 30 अगस्त और 24 मई से 30 दिसंबर तक का पीरियड है, वो हर एक को अलग अलग वे से कोई नुकसान कर सकता है। फाइनेंशियली नुकसान हम बेयर कर सकते हैं, पैसे वापस मिल जाएंगे जीवन में। हेल्थ इशू है, सीवियर नहीं है और रिकवरी स्टेज पे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट से फिक्स हो सकते हैं, उसका भी इलाज है। लेकिन अगर आपकी ग्रह दशा के हिसाब से और आपके घर के वास्तु के हिसाब से अगर कोई ऐसी दुर्घटना वाले घर के योग बनते हैं या दुर्घटना वाले घर का दरवाजा या इस तरह के वास्तु के हिसाब से डायरेक्शन के नेगेटिव कैलकुलेशन बनते हैं, तो उस कंडीशन में आपको ये समझना चाहिए कि वो कैलकुलेशन क्या है, उसको कैसे अवॉइड किया जाए, उसका कैसे उपाय किया जाए, और घर के बाहर निकलने से पहले छोटी छोटी वास्तु के टिप्स को आसानी से अप्लाई किया जाए। बहुत ही सिंपल टिप्स के बारे में मैं बात करूंगी। दुर्घटना को न्यूज़ में सुनना
और अपने आप में होना, दोनों में बहुत फ़र्क है। आपने देखा है कि 2025 में अगर हम वर्ल्ड वाइज देखते हैं तो हर जगह पे कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से, रीज़न कोई भी बना हुआ हो, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को नुकसान हो रहा है। 2019 में जब कोविड आया था तब भी हमने देखा कि डिसीज़ और बीमारी की वजह से काफ़ी सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। 2025 में अगर कोविड ना सही, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं जो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। और 2025 का वास्तु ये कहता है कि अपने घर से बाहर निकलने से पहले अलर्ट हो जाओ, अवेयर हो जाओ, सावधानी बरतो। साल हर तरह से आपके साथ छल करने वाला है। रिश्तों में छल होता है, हम उसको फिक्स कर सकते हैं, उसको हम काम कूल होके मैनेज कर सकते हैं। कोई भी और तरह की चीज़ें हम मैनेज कर सकते हैं जो अगर हमें 2025 में मालूम पड़ता है कि हमारे लिए थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। लेकिन लाइफ को डेथ की बात है, वहाँ पे आपके पास मैनेज करने के लिए ऑप्शन ही नहीं रहता है। तो वो तमाम चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। पहले बात करते हैं अकस्मात कैसे होता है, फिर देखते हैं कि वास्तु और अकस्मात का कैलकुलेशन क्या है, और तीसरा ये देखते हैं कि अकस्मात से डेथ हो जाना किस तरह के वास्तु दोष की निशानी है और घर के किस तरह के रख रखाव को उसमें ध्यान में रखना चाहिए। जो हमारे साथ फिलहाल नहीं है उनके लिए हम सिर्फ दुख व्यक्त कर सकते हैं, उनके लिए सांत्वना, सहानुभूति, उनको कॉन्डोलेंस दे सकते हैं। लेकिन जो हमारे साथ है उनको इस प्रोग्राम के माध्यम से छोटी छोटी टिप्स देने का मेरी पूरी प्रयास रहेगी। 2025 के अनुसार जिन लोगों की प्रॉपर्टी वेस्ट फेसिंग है, जो लोग वेस्ट ग्रुप पर्सनालिटी के साथ बिलोंग करते हैं, जिनके बिजनेस या ऑफिस एक से ज़्यादा वेस्ट के साथ है, रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और जॉब की लोकेशन, जिन लोगों के हिसाब से वेस्ट का उठना बैठना बहुत ज़्यादा है, ऐसे तमाम लोगों को 2025 में अब जाके अकस्मात से ध्यान रखना चाहिए। जिन लोगों के घर का दरवाजा नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य कॉर्नर का है, जिन लोगों के घर का दरवाजा नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान दिशा का है, उन लोगों को अकस्मात में शारीरिक बहुत बड़ा नुकसान होने के चांसेस है। सर्जरी होना, हॉस्पिटलाइज होना, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाना। जिन लोगों के घर के डोर या कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर का लेआउट ऐसे बना हुआ हो, घर के बाहर इंडोर से आउटडोर जाने का रास्ता, घर, यहाँ पे बात इंटरनल डोर की नहीं चल रही है, यहाँ पे बात ऐसी तमाम प्रॉपर्टी के लिए चल रही है जिसका फ्रंट यार्ड, जिसका बैक यार्ड वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ये तीनों दिशाओं का एक साथ बना हुआ हो। वेस्ट यानी पश्चिम दिशा, नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य दिशा, नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान दिशा, ये तीनों दिशाओं का प्रॉपर्टी का फ्रंट और बैक का एक्सेस बना हुआ हो, ऐसे तमाम लोगों को 2025 में दुर्घटना होने के चांसेस है। अगर इस कंडीशन के बने हुए कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के साथ साथ उनका इस तरह का रख रखाव हो कि वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट के फ्रंट यार्ड और बैक यार्ड के एक्सेस के अलावा उनके घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर का कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के अनुसार, लेआउट और फ्लोर प्लान के अनुसार साउथ ईस्ट कॉर्नर उनका कटा हुआ हो, साउथ वेस्ट कॉर्नर उनका कटा हुआ हो और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के अंदर एक्सेस हो लेकिन कुछ हद तक नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ हो। थोड़ी सी टेक्निकल बात है, दिशाओं को वास्तु कंसल्टेंट 45 डिग्री मैग्नेटिक कंपास के हिसाब से कैलकुलेट करता है। स्क्वायर फीट के हिसाब से कई बार जब आपके फ्लोर प्लान को हम कैलकुलेट करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट आधा होता है, कई बार नॉर्थ ईस्ट आधा नहीं होता है। मतलब 45 डिग्री के नॉर्थ ईस्ट में आधा कट होता है, आधा आपका नॉर्थ ईस्ट होता है। तो ऐसी तमाम कंडीशन में ये कहा जाएगा कि वास्तु पुरुष का सर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में होता है, उसका आधा सर कटा हुआ है, आधा सर वहाँ पे है। सो वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट का वास्तु दोष। वेस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट के अंदर इंटरनली यानी कि घर के फ्रंट यार्ड और बैक यार्ड को कोई भी तरह का एक्सेस और साउथ ईस्ट कॉर्नर का वास्तु दोष, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर का कटा हुआ वास्तु दोष, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट कॉर्नर के कटे हुए कट कॉर्नर वाली प्रॉपर्टी, ये तमाम चीज़ें आपको 24 में से 30 दिसंबर तक आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड, सुबह में उठ के घर के बाहर निकले थे तो कुछ भी नहीं था और अनएक्सपेक्टेड अकस्मात की वजह बन सकती है। छोटी छोटी टिप्स के बारे में बात करते हैं जिसमें बहुत बड़ा अकस्मात नहीं होगा लेकिन छोटे मोटे अकस्मात होने के चांसेस है।
आज की बात मैंने हर प्रोग्राम में हमेशा कहा है कि जब कभी आप घर में किचन में खाना बनाते हैं, खाना बनाते वक्त कहीं पे भी अगर आपका मिरर रिफ्लेक्शन होता हो, इंडिया में यूएस से मेरे को इंडिया वास्तु करने के लिए लोग लेके जाते हैं। मैंने देखा है कि इंडिया के वास्तु कंसल्टेंट जब कोई भी किचन में कोई वास्तु दोष होता है तो छोटा सा मिरर वहां पे लगा देते हैं, उसके ऊपर भगवान की तस्वीर लगाते हैं। वास्तु के हिसाब से एक गलत रेमेडी है, कभी ऐसी रेमेडी है ही नहीं। पहले तो किचन के अंदर कोई भी तरह का वास्तु दोष हो, मिरर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आपके इंटीरियर डेकोरेशन में आप किचन में कुकिंग करते हो और कहीं पे भी मिरर का रिफ्लेक्शन होता हो, पूरे किचन में होता हो, किचन के बाद में अमेरिका का स्ट्रक्चर ऐसा है कि किचन और फैमिली रूम खुले होते हैं, किचन और नूक एरिया खुले होते हैं जहाँ पे आप ब्रेकफास्ट खाना खाते हो। किचन और कई बार फॉर्मल लिविंग, फॉर्मल डाइनिंग, फैमिली रूम सब कुछ ओपन कॉन्सेप्ट में खुला होता है। तो अगर आपकी किचन की व्यवस्था के साथ साथ किचन में मिरर नहीं है लेकिन फैमिली रूम में है और आप वहाँ पे टीवी के आसपास या राइट या लेफ्ट वॉल पे लगाया है, तो कई बार लोगों को लगता है कि मिरर एक लाइन में नहीं है, मिरर तो मेरा साइड में है। लेकिन ये प्रोग्राम सुनने वाले लोगों को मैं कहना चाहूँगी कि जहाँ कहीं आपके ओपन कॉन्सेप्ट में किचन या आपकी फायर प्लेस की फायर होती हो, उस एरिया में अगर आपको मिरर पहले तो रखिए ही मत, लेकिन अगर मिरर दिखता हो तो आप अपने आप कैलकुलेट मत कीजिए, उस मिरर के सामने जाइए, वहाँ पे खड़े रहकर उसको देखिए और उसको राइट या लेफ्ट दोनों जगह पे देखने की कोशिश कीजिए। अगर वहाँ पे मिरर के अंदर आपको अपनी फायर प्लेस के ऑन होने के साथ, टर्न ऑन होने के साथ का रिफ्लेक्शन दिखता हो, आपकी वाइफ या घर के जो भी मेंबर खाना बनाते हो, किचन में कुकिंग करते हैं, उसका रिफ्लेक्शन दिखता हो, वो तमाम मिरर को फिलहाल आप रिमूव कर दीजिए, कंप्लीटली निकाल दीजिए। वास्तु के हिसाब से कोई भी तरह के फायर एलिमेंट का मिरर रिफ्लेक्शन घर में होने से अकस्मात के चांसेस 101% बन जाएंगे और ये मैंने अपने प्रैक्टिस और अनुभव में बहुत बार देखा है। काफ़ी लोगों के घर में विजिट की है, उनकी आप बीती सुनी है, उन्होंने कई बार अपने बारे में बताया कि अकस्मात हो गया बेटे के साथ, वाइफ के साथ, इसके साथ। तो जब कभी उस चीज़ को बातचीत के दौरान मैंने उनके साथ जब जाना है तो मैं घुमा फिरा के सारे क्वेश्चन पूछती हूँ। उस वक्त इंटीरियर कैसा था, उस वक्त यही डेकोर था कि कुछ और था, वो जानती नहीं कि मैं क्या पूछ रही, लेकिन वो अपने हिसाब से मेरे को जवाब देते हैं। और वे तमाम जवाबों में मैंने पाया है कि फायर एलिमेंट का मिरर रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए और वो वास्तु प्रिंसिपल के अंदर आता है। वास्तु प्रिंसिपल का मतलब होता है आपका घर हो, मेरा घर हो, किसी का नहीं चलेगा। वास्तु दोष कई बार व्यक्ति दर व्यक्ति इंडिविजुअल होता है। आपके घर की व्यवस्था के हिसाब से सिर्फ आपको नुकसान है, किसी और को नहीं है। लेकिन कुछ कॉमन वास्तु दोष होते हैं जो वास्तु प्रिंसिपल के साथ जुड़े होते हैं, वो किसी के घर में नहीं होना चाहिए। ईशान कॉर्नर का टॉयलेट कॉमन वास्तु दोष है जो किसी के घर में नहीं होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट की सीवर लाइन कॉमन वास्तु दोष है जो किसी के घर में नहीं होना चाहिए। और कोई भी जगह पे जहाँ पे भी फायर एलिमेंट हो, किचन में कुकिंग करते हो, भगवान का दिया जला के रखा हो, फायर प्लेस आपकी बनी हुई हो, कोशिश कीजिए कि मिरर रिफ्लेक्शन को अवॉइड किया जाए। अब यहाँ पे बात करते हैं कि मिरर रिफ्लेक्शन के अलावा कौन सा वास्तु दोष है। कई बार हादसे घर के बाहर नहीं होते हैं, घर के अंदर हो सकते हैं। आपका 2 स्टोरी हाउस है, सीढ़ियों से फिसल के गिर गए और आपका बैक पेन हो गया, कोई हड्डी टूट गई, कोई और तरह का नुकसान हो गया, सर में लग गया, बहुत गहरी चोट हो गई और जिसकी वजह से आप लंबे अरसे तक मेडिकली प्रॉब्लम में आ चुके या आपके हेल्थ इश्यू हो गए। ऐसा भी होता है, घर के अंदर भी दुर्घटना हो सकती है। कई बार आपने देखा कि स्विमिंग पूल के अंदर कोई स्लिप हो गया। कई बार आपने देखा कि स्विमिंग पूल में आपके घर में मेहमान आए थे, उसका बच्चा या कोई भी अदर व्यक्ति, उसका गेस्ट आपका स्विमिंग पूल में गिर के मर गया और आपके ऊपर लिटिगेशन या लीगल इश्यू हो गए। ये बात प्रॉपर्टी के अंदर लाइफ टू डेथ की सिचुएशन की है। प्रॉपर्टी में लाइफ टू डेथ बहुत वजह से हो सकती है। घर के अंदर, जिसे हम घर कहते हैं, उसमें कोई इंसिडेंट या हादसा बन जाता है डरावना, तो हमारा मन उस घर से ऊब जाता है कि नुकसान किसी का भी हुआ हो, रहने वाले कभी वहाँ पे कंफर्टेबली रह नहीं पाते। तो ऐसा क्या वास्तु दोष है जो घर के अंदर इतने सालों से रहते हो और एक सुबह अनहोनी हो जाती है और ऐसी दुर्घटना हो जाती है जिससे कई बार जो लोग होते हैं वो घर को बेच के चले जाते हैं और कई बार लोग जो होते हैं वो उसको भुला नहीं पाते हैं और बहुत हद तक वो नुकसान को कोई उसकी रिकवरी नहीं होती, लाइफ टू डेथ की कोई रिकवरी नहीं होती।
तो ऐसे क्या वास्तु दोष है, ये भी आपको जानने चाहिए। बात करते हैं जिससे सिर्फ चोट लग जाना, अकस्मात हो जाना, घर के अंदर दुर्घटना हो जाना, उसकी बात करते हैं। और फिर बात करेंगे कि घर के अंदर दुर्घटना की वजह से घर में किसी की डेथ हो जाना। दोनों बातों को समझने की कोशिश करते हैं। वास्तु ये कहता है कि आपके घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर एलिवेटेड हो, लॉट और फ्लोर प्लान का। आपके घर के अंदर साउथ वेस्ट या वेस्ट झुका हुआ हो। आपके घर का जो कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर का फ्लोर प्लान है उसमें नॉर्थ एंड साउथ लंबे हो। थोड़ी सी टेक्निकल बात है, फ्लोर प्लान को समझिएगा। घर कई बार जो होते हैं, मैं आपको अपनी नेम प्लेट से समझाने की कोशिश करूंगी। घर कई बार इस तरह से वर्टिकल होते हैं, कई बार हॉरिजॉन्टल होते हैं। अब अगर वर्टिकल हो और ये एरिया ईस्ट पड़ता हो और ये वेस्ट पड़ता हो, तो ये ईस्ट इसका विड्थ छोटी है, वेस्ट इसकी छोटी है, और इसके नॉर्थ एंड साउथ लंबे हैं। अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं तो यहाँ पे ईस्ट पड़ता होगा फ्रंट में और बैक में वेस्ट पड़ता है, तो ईस्ट वेस्ट लंबे हैं, नॉर्थ एंड साउथ छोटे हैं। वास्तु प्रिंसिपल के हिसाब से जिस प्रॉपर्टी का ईस्ट वेस्ट लंबा हो, नॉर्थ साउथ छोटे हो, वो प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म रहने के लिए अच्छी मानी जाती है। हम कई बार घर खरीदते हैं, नॉर्थ का घर है ले लीजिए, ईस्ट का घर है ले लीजिए, हमें उससे ज़्यादा कोई चीज़ की समझ नहीं होती है। लेकिन जब बहुत सारे लोग ईस्ट के घर में दुखी होते हैं या नॉर्थ के घर में उनके साथ कोई अनहोनी हो जाती है, तो हमें लगता है वास्तु कहाँ काम करता है। वास्तु काम सही करता है, हमारे पास पूरा उसकी इंफॉर्मेशन या उसका नॉलेज नहीं है। वास्तु ये कहता है कि जिस घर के अंदर ईस्ट या वेस्ट लंबे हो, नॉर्थ और साउथ छोटे हो, रहने के लिए लंबे अरसे तक अच्छा होता है। ऑपोजिट, ईस्ट वेस्ट बहुत छोटे हैं, नॉर्थ साउथ लंबे हैं। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर में स्क्वायर फीट के कैलकुलेशन भी काम करते हैं, तो मैं यहाँ पे बहुत छोटे हैं शब्द का प्रयोग करती हूँ कि नॉर्थ साउथ जो है वो बहुत लंबे हैं, ईस्ट वेस्ट काफ़ी छोटे हैं। ऐसे होते हैं घर। तो उस कंडीशन में उस घर में रहने वाले लोगों को 8 साल के बाद, 10 साल के बाद, 12 साल के बाद नॉर्थ ईस्ट एलिवेटेड हो, साथ में वो भी याद रखिएगा साउथ वेस्ट झुका हुआ हो या साउथ वेस्ट और वेस्ट झुका हुआ हो, और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट एलिवेटेड हो और नॉर्थ और साउथ लंबे हो। ये तमाम वास्तु दोष अगर इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसे घरों में घर के किसी मेंबर का, मदर इन लॉ का, वाइफ का, आपके खुद के बच्चे का, आपके घर में आने वाले मेहमान के बच्चे का, आपके घर में आने वाले मेहमान के परिवारजनों का, उस प्रॉपर्टी पे दुर्घटना हो जाती है, अनहोनी हो जाती है, और जिसकी रिकवरी नहीं होती, वो लाइफ टू डेथ में कन्वर्ट हो जाती। मतलब कहने का मतलब है कि अगर वो गिरे उस वक्त सही थे, हॉस्पिटलाइज किया गया, फिर भी उनका बचाव नहीं कर पाए। तो हम हमेशा पैसे, रिश्ते, ऐसी बातों को जानते हैं। कुछ सीरियस वास्तु टिप्स होती है, उसको भी समझना चाहिए। आपने एक बात नोट शायद की होगी कि ज्योतिष के हिसाब से अगर ये बात को मैं आपको एक्सप्लेन करूं, तो उस वक्त उस फ्लाइट के अंदर पायलट से लेकर करके हर व्यक्ति, ऐसे लोग जिनका एक साथ उनकी जन्म कुंडली के हॉरोस्कोप के हिसाब से, कुंडली के हिसाब से व्यक्ति का 8वां स्थान जो होता है वो मृत्यु का होता है। तो उस कुंडली के हिसाब से मेजॉरिटी तमाम लोग ऐसे इकट्ठे हो गए जिनकी कुंडली के अनुसार 8वें स्थान में उनके केतु की दशा थी। उनके 8वें स्थान में फिलहाल केतु बहुत भारी है 2025 में, हम सब जानते हैं। तो जिसकी वजह से ऑन द स्पॉट सबकी डेथ हो गई। लेकिन यहाँ पे बात वास्तु और एस्ट्रोलॉजी पे भरोसा करने लायक एक और भी है कि एक व्यक्ति को कुछ नहीं हुआ, वो इतने लोगों का डेथ हो गया लेकिन वो बाहर निकला। तो आपने कभी सोचा कि ऐसी क्या बात है, जन्म कुंडली के अनुसार, उसके घर की रचना के अनुसार इतने सारों लोगों का ऑन द स्पॉट डेथ हो गई? तो उन तमाम लोगों के कंट्री, स्टेट, जिप कोड, रहन सहन, घर के सब अलग अलग थे, उनके रिलीजन सब कुछ अलग अलग थे, लेकिन वो तमाम लोग जब एक साथ एक जगह पे इकट्ठे हो गए तब ये दुर्घटना बन गई। तो इसका मतलब ये है कि वास्तु ये कहता है कि जमीन जो है, भूमि जो है, वो इंसान के कार्मिक लकों का, कार्मिक फलों का परिणाम देने के लिए सक्षम है। कार्मिक लक आपको यहीं से मिलते हैं। आदमी जब पैदा होता है और जिस लोकेशन पे हुआ, आपके जन्म का बर्थ प्लेस, आपकी मृत्यु हुई
उस जगह पे आपकी डेथ जहाँ पे हुई वो जगह डेथ प्लेस, आपकी शादी में आपका पार्टनर, लाइफ पार्टनर आपको जहाँ से मिला वो जगह, जहाँ से आपने अपनी नई जॉब शुरू की, आप इंडिया से यूएस पहुंचे, आप इंडिया से लंदन पहुंचे, आप इंडिया से ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, और जो आपके कार्मिक ग्रहों के हिसाब से, जो आपके कर्म फल से, जो आप बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, और जो रिजल्ट आपको फाइनेंशियली मिलता है वो जगह, सब जगह पे भूमि का कोई ना कोई रोल है। किसी एक जगह पे जाके आपका प्रोग्रेस हो गया, किसी एक जगह पे जाके आपके बच्चे पैदा हुए, किसी एक लोकेशन पे जाके किसी की डेथ हो गई। तो यहाँ पे ये तमाम लोग एक दूसरे के साथ कोई भी एक ऐसे कॉमन कैलकुलेशन से कनेक्टेड थे जिस कैलकुलेशन की वजह से हर एक को बहुत बुरा परिणाम मिला, लेकिन कोई एक व्यक्ति ये सबसे भिन्न था, अलग था, वो बच गया। हम कई बार न्यूज़ को सुनते हैं लेकिन उसको कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। कई बार हम बातें करते हैं फ़ोन में, आजकल जब से यह हादसा हुआ है सब लोग एक दूसरे के साथ फ़ोन में बातें करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अकस्मात की वजह समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आमतौर पे देखने के लिए बोइंग प्लेन जो था या जो भी चीज़ें थी वो आमतौर पे समझने के लिए अलग अलग बातें हो सकती है, किसी को नहीं मालूम कि दुर्घटना क्यों हुई, लेकिन ऑन द स्पॉट एक साथ इतने लोग की डेथ हो गई। तो उनके घर के अनुसार, उनके कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के अनुसार कुछ ऐसी बातें कॉमन होनी चाहिए, और एक व्यक्ति वहाँ पे लकी व्यक्ति बच गया, और हम चाहते कि सारे लोग बच जाते लेकिन एक व्यक्ति बच गया, तो वो सबसे भिन्न था। बस उसी को समझने की कोशिश करें। वास्तु ये कहता है कि जब कोई भी एक प्रॉपर्टी पे एक से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं और एक प्रॉपर्टी पे बहुत बड़ा हादसा हो जाता है, उसके पीछे उस ज़मीन का कोई ना कोई रोल होता है। हम जब पुराने ज़माने से देखते थे कि आदमी के लिए जब ग्रेवयार्ड बनते थे, स्मशान भूमि बनती थी, वो घर के बाहर बनती थी। फिर जाके धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर आगे बढ़ गया, लोग बढ़ गए, बिल्डिंग आगे बनने शुरू हो गए, तो उस ज़मीन के ऊपर घर बनने शुरू हो गए जहाँ पे पुराने ज़माने में एक ग्रेवयार्ड था। जिस ज़मीन के अंदर से 2% वाइब्रेशन होते हैं वहाँ पे ग्रेवयार्ड बनता है। मोर देन 2% से 50% से ज़्यादा जहाँ पे एनर्जी होती है, उसके 2 द स्केल एनर्जी के मेजरमेंट होते हैं, वहाँ पे लोगों का आशियाना बनता है, घर बनते हैं, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बनती है। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के अनुसार जहाँ पे 40 to 60%, 40% के आसपास, 20-30 के ऊपर जाके 30 to 40% के आसपास एनर्जी लेवल होता है, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, कोई भी तरह के GIDC जिसमें एक साथ बहुत सारे कॉमर्शियल यूनिट हो, लोग रहते नहीं उधर, लेकिन वहाँ पे मशीनरी, प्लेसमेंट, अलग अलग तरह की स्मेल, कार्डबोर्ड की फैक्ट्री, इसकी फैक्ट्री, उसकी फैक्ट्री, इंडस्ट्रियल एरिया बनता है। जहाँ पे वास्तुशास्त्र ये कहता है कि जिस प्रॉपर्टी के अंदर 40 to 60% से अप एनर्जी रहती है, वहाँ पे कॉर्पोरेट बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, प्लाजा खड़े हो जाते हैं, वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हो जाती है, और जहाँ पे एक से ज़्यादा लोग कार्यरत होते हैं और अपना काम करते हैं। वो रेसिडेंशियल कमर्शियल कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर कमर्शियल के बारे में बात चल रही है। जहाँ पे 50 से 80% से ज़्यादा एनर्जी होती है, वहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग होती है जिसमें आपका घर जो है वो 68th फ्लोर पे है, 90th फ्लोर पे है, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग जिसमें एक से ज़्यादा लोग एक बिल्डिंग पे एक छुत होके एक फैमिली बन के रहते हैं। सबके किचन अलग, बेडरूम अलग, बाथरूम अलग, लेकिन एक साथ वो रहते हैं। और जहाँ पे 100% एनर्जी होती है, 90 और 100% एनर्जी होती है, वो स्पिरिचुअल प्लेस के लिए आते हैं। मंदिर बनता है, गुरुद्वारा बनता है, चर्च बनता है, मॉस्क बनती है, जहाँ पे स्पिरिचुअल चीज़ें बनती है, जहाँ पे सब लोग वहाँ पे अलग अलग रिलीजन के आके अपना सर झुकाते हैं, क्योंकि वो डिवाइन स्पेस है। वो जगह पे अंदर सुप्रीम पावर है और वहाँ पे इतनी पावरफुल एनर्जी है, आप किसी भी रिलीजन के लिए आप उसका यूज़ कर लो। लेकिन आपने कभी देखा है कि मंदिर के लिए भी जगह लोकेट हो जाती है, स्मशान भूमि, ग्रेवयार्ड के लिए भी जगह लोकेट हो जाती है, तो जगह में एनर्जी लेवल होता है। वास्तु कंसल्टेंट के पास कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं, लोगों का तो मुझे नहीं मालूम, मेरे पास तो है। तो वहाँ पे जब कोई नया घर आप खरीदते हो या कोई नए तरीके से प्रोजेक्ट बनता है, कस्टम या सेमी कस्टम के लिए बात होती है, तो वहाँ पे मिट्टी के लिए टेस्टिंग किए जाते हैं। उस मिट्टी की अंदर अलग अलग केमिकल को डाल के वो केमिकल कलर बदलता है, उसमें कंडीशन रहती है कि वो बारिश और
वेट लैंड ना हो, मतलब ड्राई लैंड हो, तब जाके वो रिजल्ट दिखाई देता है, अदरवाइज वो एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आता है। तो उसके टेस्टिंग होते हैं। मैं बहुत सारे लोगों के कस्टम और सेमी कस्टम होम बनाती हूँ, बहुत टाइम से बना रही हूँ, अभी भी बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते हैं। तो मैं पहले ये जानती हूँ कि ये मिट्टी में 100 साल पहले उस मिट्टी में क्या था, किसे मालूम होता है, किसी को नहीं मालूम होता है। तो मिट्टी के अपने टेस्टिंग से मालूम पड़ता है कि मिट्टी क्या स्वभाव क्या है, उसके कलर्स क्या है, मिट्टी का स्वाद क्या है। और वास्तु जो कहता है कि अलग अलग तरह की मिट्टी अलग अलग तरह के लोगों को अलग अलग तरह की इफ़ेक्ट देती है, और कुछ साल के हिसाब से उसका स्वभाव बदल जाता है। कुछ मिट्टी जब सारे केमिकल डालने के बाद पूरी ब्लैक हो जाती है तो हमें मालूम पड़ता है कि मिट्टी के एंड में यहाँ पे लड़ाई झगड़े ज़्यादा रहेंगे। कुछ मिट्टी कुछ केमिकल के बाद, कुछ टाइम के बाद, जब वो हल्की सी ब्राउन होती है, जैसे हमारे स्किन का कलर होता है इंडियन लोगों का, हल्की सी ब्राउन होती है, तो उससे मालूम पड़ता है कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बहुत सालों तक अपने परिवार के साथ सुख शांति से रह सकते हैं। कुछ मिट्टी काली ना सही, लाइट ब्राउन ना सही, लेकिन उसके बीच के ब्राउन कलर का जो एकदम हम जिसको ब्राउन ब्राउन कहते हैं, उस कलर का रूप बदल देती है, पूरी ऐसी कन्वर्ट हो जाती है। तो उसको देख के मालूम पड़ता है कि यहाँ पे रहने वाले लोगों को 5 या 6 साल तक कुछ नहीं होगा, उसके बाद उसका इफेक्ट बदल जाएगा। ये तमाम परिवार के लोग जो एक साथ इस अकस्मात में जुड़ गए, उनके तमाम घरों के कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के अनुसार जो लॉट का सिलेक्शन था उसमें कॉमन कुछ बातें होनी चाहिए। जो मिट्टी का टेस्टिंग किसी ने किया हो ना किया, वो अपार्टमेंट में रहते, वो सिंगल फैमिली होम में रहते, मालूम नहीं हम लोगों को, लेकिन जो मिट्टी है उसमें वो मिट्टी का जो स्मेल या जो मिट्टी, जो वास्तु ये कहता है कि कुछ मिट्टी ब्लैक रंग की होती है, वो कुछ अरसे के बाद बहुत ज़्यादा नुकसानदेह बन जाती है। तो ये कॉमन एक चीज़ होनी चाहिए। दूसरा ये कहता है कि सभी के घरों के अंदर इनके नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में सीवर लाइन, नॉर्थ ईस्ट का बाथरूम, इस तरह का वास्तु दोष होना चाहिए। वास्तु ये कहता है कि जब अच्छा खासा आदमी घर के बाहर निकलता है, अभी मैं आता हूँ कह के, उसको कोई बीमारी नहीं, कोई हेल्थ इशू नहीं, लेकिन वो कभी घर में वापस नहीं आता है, तो कई बार उनके घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में टॉयलेट की व्यवस्था होती है, या पूरे घर के ईशान कॉर्नर में सीवर लाइन होती है, जो कि लाइफ टू डेथ की वजह बन जाती है। जो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हम कहते हैं कि 8वें स्थान में केतु आ गया और ये दुर्घटना हो गई। नॉर्थ ईस्ट की सीवर लाइन में जब आदमी घर में जाता है तब वो अच्छा खासा होता है, लेकिन कुछ समय के अनुसार उसके नेगेटिव प्रभाव होते हैं। नॉर्थ ईस्ट के बाथरूम के अंदर जब घर में आदमी जाता है तो अच्छा होता है, लेकिन कुछ वक्त के बाद उसके नेगेटिव प्रभाव होते हैं। जमीन का वास्तु दोष, सीवर लाइन का वास्तु दोष, टॉयलेट बाथरूम की गलत व्यवस्था होना, घर के अंदर जो किचन की व्यवस्था हो उसके ऊपर लगातार, इफ़ यू हैव अ 2 स्टोरी हाउस और घर के ऊपर एग्जैक्टली टॉयलेट की व्यवस्था हो तो वहाँ पे भी नुकसान होता है। मेरे एक न्यूयॉर्क के क्लाइंट थे, वो बहुत रिच थे, तो न्यूयॉर्क में आपको मालूम है कि हाई राइज अपार्टमेंट में वो रहते थे। फॉर्चुनेटली वो इतने लकी थे, तो उनका घर यहाँ पे था, उसके नेक्स्ट डोर पे जो घर था वो बेचने को आया। इन लोगों ने ज़्यादा पैसा लेकर वो घर को खरीद लिया, बीच में से पार्टीशन वॉल को तोड़ दिया, पूरा एक घर बना दिया। अब अपार्टमेंट में क्या होता है कि हर एक का किचन, हर एक का बाथरूम एक लाइन में होता है। पर्टिकुलर एक फ्लोर पे जाकर ड्रास्टिक चेंज हो गए आर्किटेक्ट को पूछ के, क्योंकि वो ऑलमोस्ट क्लोज टू 100% टॉप फ्लोर नहीं था, क्लोज टू 3 फ्लोर इसके ऊपर बने हुए थे। अब हुआ क्या कि जब इन्होंने सारा अदला बदली कर लिया तो जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर नए घर का बना, क्योंकि स्क्वायर फीट बढ़ गई, तो नए घर का बना, उधर टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था, यहाँ पे मंदिर रखा गया और उसके ऊपर एग्जैक्टली टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था आ गई। तो मंदिर के ऊपर बाथरूम की व्यवस्था हो, किचन के ऊपर बाथरूम की व्यवस्था हो, हाई राइज बिल्डिंग हो या आपका खुद का घर हो, ये तमाम वास्तुदोष आदमी को अकस्मात के साथ साथ जान हानि के लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। लाइफ टू डेथ की दुर्घटना होती है, चाहे वो आपके घर के अंदर की व्यवस्था में हो, तो आपके घर के बिल्डिंग के अंदर कुछ न कुछ तरह से ऐसे नुकसान हो जाते हैं। आपने सुना है कि काफ़ी लोग घर का नंबर 5 पसंद नहीं करते, काफ़ी लोग घर का नंबर 8 पसंद नहीं करते, घर का नंबर 13 पसंद नहीं करते, लेकिन 13 एक्सेप्शनल है, कुछ लोगों के लिए सही भी होता है, लेकिन 5 और 8 का कैलकुलेशन होता है। वो भी उस प्रॉपर्टी में अगर आपका घर वेस्ट बना हो और घर के अंदर नंबर 5 का प्रयोग हो, अगर आपका घर जो है वो नॉर्थ ईस्ट का हो और नंबर 8 का कैलकुलेशन, दोनों चीज़ डायरेक्शन के साथ में बता रही हूँ, वो दोनों चीज़ इकट्ठी हो जाती हो, तो वहाँ पे भी कुछ हादसे के बाद, कुछ अरसे के बाद ऐसी दुर्घटना और हादसे होते हैं। घर के अंदर भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं।
तो वास्तु ये कहता है कि नंबर का वास्तु दोष, मिट्टी का वास्तु दोष, यानी कि जो वहाँ कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर का बिल्डिंग है वो हाई राइज हो, लेकिन पर्टिकुलर एक फ्लोर के ऊपर ड्रास्टिक चेंज हो गए और उसके ऊपर नीचे कुछ ऐसे वास्तु दोष आ गए जो वास्तु प्रिंसिपल के अगेंस्ट हो। ईशान कॉर्नर की टॉयलेट लाइन, ईशान कॉर्नर के अंदर बना हुई सीवर लाइन, ईशान कॉर्नर के अंदर घर का बना हुआ सेप्टिक टैंक, ये तमाम चीज़ जो है, ईशान कॉर्नर का सेप्टिक टैंक घर में नहीं होता है, लॉट का होता है, तो ये तमाम बात लॉट और घर के साथ जुड़ती है। वो वास्तु दोष आदमी को बहुत ही ज़्यादा बुरे परिणाम देता है और वहाँ पे आदमी के डेथ की संभावना बढ़ जाती है। तो जब कभी हम घर खरीदते हैं, हम छोटी छोटी टिप्स में मिरर रिफ्लेक्शन, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के जो स्लोप्स होते हैं, उसके जो शेप होते हैं, उसके ऊपर तवज्जो देते हैं। हमें लॉट के वास्तु के ऊपर भी तवज्जो देना चाहिए। 2025 का वास्तु ये कहता है कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में इस साल आपके घर में कोई गहरा वास्तु दोष होगा जो सिर्फ आपके घर के अनुसार ना हो, लेकिन वास्तु प्रिंसिपल के हिसाब से हो। तो आपके घर में आपके परिवार के साथ दुर्घटना होने की चांसेस है। और वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मैं आपको एक कॉमन टिप्स देना चाहूँगी। 2025 शांति से, समझदारी से उसको साल को आगे बढ़ने दीजिए। पेशेंस रखिए, मैच्योरिटी रखिए, काम में बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए ताकि जॉब ना चली जाए। इस साल सबसे ज़्यादा ले ऑफ हुए हैं लोगों के, तो काम में बहुत ज़्यादा तवज्जो दीजिए। आपसे रिलेशनशिप में एकदम शांति बनाए रखिए। कोई भी नेगेटिविटी होती है, अपने पार्टनर को दोष देने की बजाय 2025 को दोष दे सकते हैं हम। पूरा साल जाने दीजिए। जो अहम डिसीजन लेना है 2026 में ले सकते हो अगर आपके पास टाइम हो तो। और अपने घर के वास्तु को ध्यान में रखने के लिए लॉट और वास्तु के हर कॉर्नर को ध्यान में रखिए। नॉर्थ ईस्ट के अंदर घर का बना हुआ फ्रंट यार्ड और मेन डोर में जाने का दरवाजा हो, बंद कर दीजिए, उसको यूज़ ना कीजिए। आपने कभी सुना नहीं होगा, इंडिया में लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में भी कई बार बुरे प्रभाव हो सकते हैं। हम कहते हैं कि गुरु जो होते हैं वो आशीर्वाद देते हैं, माँ जो होती है वो आशीर्वाद देती है, लेकिन आप हिस्ट्री सुनेंगे तो कर्ण को श्राप अपने गुरु की ओर से मिला था, क्योंकि उसने जो भी गलतियां की थी, तो गलतियों की वजह से कई बार गुरु से भी दोष मिल सकता है। कई बार हमारी हिस्ट्री के अनुसार हम बहुत प्रेयर करते हैं तो भी हमारे ग्रहों के अनुसार उसी ईश्वर के अधीन हमें कई बार बुरे परिणाम मिलते हैं। कई बार हमने अपने माँ की ओर से भी श्राप मिलता है, या कई बार हमारे माँ के जो बोलते हैं ना कि उसकी जो आह होती है वो हमें नुकसान करती है। तो आम तौर पे कहा जाता है कि माँ, गुरु, ईश्वर कभी किसी का नुकसान नहीं करते, मैं भी मानती हूँ, लेकिन डिपेंड करता है किस तरह की चीज़ें हैं। तो नॉर्थ ईस्ट हमेशा हर हाल में अच्छा ही होगा, ये सोचना गलत है। कुछ साल के कैलकुलेशन के हिसाब से, उसके आसपास की जुड़ी हुई दिशाओं के एलिमेंट के हिसाब से नुकसान कर सकता है। साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी, साउथ ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी, साउथ वेस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी और वेस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी, और ये चारों दिशाओं के अंदर नॉर्थ ईस्ट का वास्तु दोष, वेस्ट का वास्तु दोष, फ्रंट यार्ड और बैक यार्ड के एक्सेस, कोई भी तरह की टॉयलेट पोजीशन या सीवर लाइन का वास्तु दोष, गलत जगह पे मिरर के रिफ्लेक्शन की वजह से होने वाला वास्तु दोष, ये तमाम चीज़ें इस साल को आपको नुकसान पहुंचा सकती है। मैं एक कॉमन टिप्स ये देना चाहूँगी कि ये पूरे साल जब कभी आप घर के बाहर कोई भी तरह के व्हीकल को लेके चले, पूरा फोकस कीजिए और कुछ मिनट के बाद 15, 20, 25 मिनट जो भी रास्ता है वो ख़त्म होने के बाद आप अपना काम कीजिए। काम करते हुए गाड़ी ड्राइव करना ये साल बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। घर के बाहर निकलने के साथ वास्तु के हिसाब से कुछ मेटल के चार्म कार्ड्स आते हैं, कुछ यंत्र आते हैं जिसको पॉकेट में रखे जाते हैं, उसका भी प्रयोग कीजिए। अगर आपको लगता है कि तमाम वास्तु दोष जो आज हमने प्रोग्राम में डिस्कस किए हैं उसमें से कोई भी आपको अपने घर में दिखाई देता हो, तो बिना चार्म कार्ड घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर आप चार्म कार्ड नहीं खरीद सकते हो, आपको मालूम नहीं है कि उसके कैलकुलेशन कैसे, उसमें कुछ कैलकुलेशन होते हैं जो अकस्मात में आपको प्रोटेक्ट करते हैं, तो एटलीस्ट सिल्वर कॉइन्स को भी पॉकेट में रख सकते हो। और वो सिल्वर कॉइन्स में कोई भी तरह के देवी देवता के पिक्चर ना सही, आम तौर पे सिल्वर कॉइन्स हो, कोई भी ग्राम का हो सकता है, लेकिन सॉफ्ट मेटल को अपने पास रखना चाहिए। आज के प्रोग्राम में इतना ही। नेक्स्ट सैटरडे हम आपके साथ फेसबुक के ऊपर एक बार फिर जुड़ेंगे। आपके क्वेश्चन आंसर लेकर आप अपने सवाल हमें ईमेल कर सकते हैं। vastuwithpallavi.com हमारी जो वेबसाइट है
उसके ऊपर इंक्वायरी फॉर्म भर के आप हमें भेज सकते हैं। 123vastu@gmail.com पे आप हमें ईमेल कर सकते हैं। और इस प्रोग्राम में आप जो भी बातें सुनना चाहते हो या जो भी और अलग इन्फॉर्मेशन आप चाहते हो कि सिर्फ आपको अपने घर परिवार के लिए चाहिए, आप अपना फ्लोर प्लान, आप अपना ड्राइंग भेज सकते हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हम लोग 7 डेज ए वीक काम करते हैं, लेकिन लाइव शो के लिए कुछ लोगों की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरी टीम जो आपके सामने फ़िलहाल नहीं है लेकिन यहाँ पे इस फ्लोर पे है, वो भी आपके साथ लाइव शो को बातचीत करने के जरिए को कंटिन्यू करने के लिए मेरे साथ सैटरडे आके काम करती है। तो आप इस लाइव शो के बारे में अपना जो भी ओपिनियन और रिव्यू है आप हमें गूगल पे जाके गूगल रिव्यू दे सकते हैं, ताकि इससे हमारी टीम को एक मोटिवेशन मिलता है। आपने लाइव शो से रिलेटेड जो भी टिप्स को अपने जीवन में अप्लाई किया हो और आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, वो भी आप हमारे लाइव शो के माध्यम से या फिर आप हमारे गूगल रिव्यू के माध्यम से हमें बता सकते हैं, या आप हमें ईमेल कर सकते हैं vastuwithpallavi.com के ऊपर। जो भी हमारी ईमेल आईडी है उसमें आप इंक्वायरी फॉर्म भर सकते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। खुश रहें, सलामत रहें। मैं जैसे हमेशा जाने से पहले कहती हूँ, एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल दे। नमस्ते।